चलो गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डायमेंशंस के बारे में। देखिए, ऑटोकैड में अभी तक हम लोगों ने जितनी भी ड्राइंग्स बनाई हैं, जैसे कि आपने ड्रॉ की कमांड यूज कर या मॉडिफाई की कमांड यूज कर जितने भी अपने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, लास्ट में हम लोगों को जो भी ऑब्जेक्ट्स अपने बनाए हैं उनको प्रिंट देना पड़ता है शीट पर। तो जो भी आपके ऑब्जेक्ट का साइज है, आपने तो ठीक है साइज लेके बना दिया था उस ऑब्जेक्ट को, बट किसी को जब वो आप प्रिंट दोगे तो उसको पता क्या चलेगा कि इस ऑब्जेक्ट का साइज क्या है। जनरली अगर बात करें सिविल के जो हमारे ड्राइंग्स होती हैं या मैकेनिकल जो हमारी ड्राइंग्स होती हैं, उनमें अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमको डायमेंशंस को असाइन करवाना पड़ता है कि ये साइज इतना है, इसकी लेंथ इतनी है, आर्क है तो इसकी रेडियस इतनी है, सर्कल है तो डायमीटर इतना है। तो उसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास ऊपर अगर आप मेन मेन्यू में देखेंगे तो डायमेंशंस के मल्टीपल ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि ऑटोकैड में जिसको डायमेंशंस की अच्छी नॉलेज है उसको ऑटोकैड अच्छा ढंग से आता है, क्योंकि आपने जो भी कुछ ऑब्जेक्ट बना दिया, बड़ी मेहनत करके अपने ऑब्जेक्ट बनाया, बट अगर आप उसको उस ऑब्जेक्ट को जब किसी को प्रॉपर ढंग से विद हर डायमेंशन के साथ अगर आप उसको प्रेजेंट नहीं करोगे किसी को, तो वो ड्राइंग उसको किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा डायमेंशंस का ऑटोकैड में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सिर्फ लाइन लाइन को लेंथ देना, आर्क को रेडियस दे देना, डायमीटर देना, सिर्फ डायमेंशंस का इतना ही काम होता है, बट ऐसा नहीं है। डायमेंशंस में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो देखिए, ऑब्वियसली आपको जितने ऑप्शंस पता होंगे आप उतने ऑप्शन यूज कर पाओगे। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग डायमेंशंस में एक भी पॉइंट ना छोड़े, जितने भी ऑप्शंस आपको दिए हैं डायमेंशंस में, क्योंकि देखिए आप सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि इस ऑप्शन से क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। तो देखिए, हो सकता है कि ये सेशन थोड़ा लंबा हो, बट ये होगा कि हाँ, इस सेशन के बाद आपको डायमेंशंस में फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, जैसे हमने यहाँ पर अपना एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इस ऑब्जेक्ट का साइज जो हमने बनाया है ये 100 बाय 70 का रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ 100 है, वर्टिकल हाइट इसकी 70 है। बट जब आप किसी को दोगे तो उसको पता क्या चलेगा कि इसकी लेंथ कितनी है और हाइट कितनी है। तो ऑब्वियसली आपको डायमेंशन अप्लाई करनी पड़ेगी। डायमेंशन अप्लाई करने के लिए हमारे पास डायमेंशन में बहुत सारे ऑप्शन गिवन है ऊपर भी, और यहाँ पर अगर आप देखोगे डायमेंशन में यहाँ भी हमको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, तो सपोज मैं डायमेंशन में एक ऑप्शन लीनियर यूज करने वाला हूँ। लीनियर जनरली हम लोग यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशंस के लिए। ठीक है, तो लीनियर लेकर मैंने एक पॉइंट पिक किया ये और एक पॉइंट पिक किया ये। तो देखिए नीचे लाइन से दिख रही होगी आपको, बट अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो ये लाइन नहीं है। यहाँ पर देखो आपको साइज दिखा रहा है, ये 100 होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए एरोस दिखा रहा होगा कि ये डायमेंशन जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ओवरऑल पूरी डायमेंशन 100 है। बट देखिए अभी क्या होगा, अगर मैं भी इस ड्राइंग का प्रिंट निकालता हूँ या इसको मैं पीडीएफ में अगर कन्वर्ट करूंगा तो आपको जैसे लाइन ही शो होगी वहां पर। क्यों? क्योंकि डायमेंशन को अप्लाई करने से पहले हम लोगों ने डायमेंशन की सेटिंग नहीं करी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी भी आप कोई भी जब ड्राइंग बनाएंगे ऑटोकैड में, और अगर आपको उस ड्राइंग में डायमेंशंस को अप्लाई करना पड़ जाए, तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है कि हमको डायमेंशंस की सेटिंग करनी पड़ती है, ना कि डायमेंशन अप्लाई करनी है। ठीक हो गई बात? तो डायमेंशंस की सेटिंग कैसे होती है? फॉर्मेट में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आएगा डायमेंशन स्टाइल का। अदरवाइज यही ऑप्शन आपको डायमेंशंस के अंदर भी यहाँ पर मिलता है, डायमेंशन स्टाइल। या आप कीबोर्ड की हेल्प से डी अगर आप प्रेस करते हैं नीचे और एंटर करते हैं तो भी आपके पास सेम डायमेंशन स्टाइल का ऑप्शन खुल जाता है। डी एंटर। ठीक है, तो चाहे तो यहां से ले लीजिए, चाहे जहां से आपको अच्छा लगता है वहां से ले सकते हैं। तो देखिए हमने डायमेंशन स्टाइल पे क्लिक किया तो एक बॉक्स खुल गया हमारे साथ डायमेंशन स्टाइल के नाम से। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर देखिए कुछ दिखा रहा है स्टाइल में, स्टैंडर्ड, एनोटेटिव, और बगल में कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ना बाय डिफॉल्ट कुछ स्टाइल्स पहले से बने होते हैं। हो सकता है आपके सिस्टम में आपको आईएसओ भी दिखा रहा हो, तो ये मल्टीपल स्टाइल्स होते हैं हमारे पास, यहाँ पर बने होते हैं। अब बात यह कि ये स्टाइल्स होते क्या हैं। ठीक है, देखिए स्टाइल्स क्या होते हैं, जैसे कि स्टाइल मींस पर्टिकुलर स्टाइल के अंदर हम लोग पर्टिकुलर टाइप की सेटिंग्स को सेव कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में आप इजीली उन्हें यूज कर सको। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, देखिए आपने अभी तो हम लोग जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, इससे पहले एक हम लोग यूज करते थे मल्टीमीडिया फोन, जैसे नोकिया 6600 हो गया, नहीं, और उससे पहले भी एक फोन आया करते थे जस्ट सिंपल कीपैड वाले। तो आपने जैसे आपका 3310, नोकिया 1100, ठीक है, तो इन फोनों में क्या होता है, आपको एक ऑप्शन, अगर जो जिन लोगों ने फोन यूज किया होगा तो उन्होंने देखा होगा इस उन फोन में प्रोफाइल के नाम से एक ऑप्शन आता था जिसमें जनरल, साइलेंट, आउटडोर, ऐसे कुछ ऑप्शन होते थे। उनमें क्या होता था, उनमें हम लोग पर्टिकुलर टाइप के सेटिंग्स को सेव कर लेते थे। भाई सपोज सोचिए आपको मोबाइल फोन, आप कॉलेज जा रहे हैं या आप कहीं ऑफिस जा रहे हैं, मैं ही चाहता हूँ कि भाई वहां पर मेरा फोन सिर्फ साइलेंट रहे, उसमें साउंड नहीं आनी चाहिए,
नहीं, सिर्फ वाइब्रेशन ऑन रहनी चाहिए। हम चाह रहे हैं जब मार्केट में रहे तो उसमें साउंड भी रहनी चाहिए, वाइब्रेशन भी रहनी चाहिए। हम चाहेंगे जब हम घर में रहें तो हमको सिर्फ साउंड चाहिए, वाइब्रेशन से हमको कोई मतलब नहीं है, नहीं चाहिए हमको वाइब्रेशन। तो क्या होगा, अगर आप प्रोफाइल में ना जाएं, अगर आप डायरेक्टली सेटिंग्स में जाके अगर आप चेंज करें तो आपको रोज चेंज करना पड़ेगा। रोज आप जब ऑफिस जाओगे फिर आपको सेटिंग में जाओगे, ढूंढोगे कहाँ जाना है, घर में आओगे फिर ढूंढोगे कहाँ जाना है। उससे अच्छा हम क्या करते थे, प्रोफाइल्स में पर्टिकुलर टाइप की सेटिंग्स को सेव कर लेते थे। जैसे आउटडोर आउटडोर में आपने वाइब्रेशंस को ऑन कर लिया, साउंड को ऑन कर लिया, तो जब आप बाहर निकलोगे तो आपको जस्ट एक प्रोफाइल में जाकर सिर्फ आउटडोर को पिक करना है, तो यानी कि वो आउटडोर के अंदर की सारी सेटिंग्स को ऑटोमेटिकली रिट्रीव कर लेगा, ले लेगा। तो सेम वही सब चीजें यहाँ पर भी हैं। हम यहाँ से न्यू अपने अकॉर्डिंगली आप स्टाइल बना सकते हो। न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आपको क्या बता रहा है कि स्टैंडर्ड की कॉपी बना रहा है ये। आपको नाम चेंज करना चाहो, न्यू स्टाइल बनाना हो तो आप चाहो तो यहाँ पर नाम डालकर कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके देखोगे कि आपके पास ऊपर देखिए न्यू डायमेंशन स्टाइल कॉपी और स्टैंडर्ड के लिए सॉफ्टवेयर सेटिंग पूछ रहा होगा। जब आप सारी सेटिंग करके इसको ओके कर लोगे तो आपके पास देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो ऐसे ही आप मल्टीपल स्टाइल्स बनाकर उनमें अलग अलग टाइप की सेटिंग्स को सेव कर सकते हो। जब आपने मल्टीपल सेटिंग्स बना के आप सेव कर लोगे, जिस भी सेटिंग में आपको काम करना होगा आप उसको सेलेक्ट कीजिए, सेट करंट कीजिए और क्लोज कर दीजिए। और जब मैं अब अंदर ऑब्जेक्ट पे डायमेंशन अप्लाई करूंगा तो वो उसकी सारी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली उठा लेगा। कभी चेंज करना होगा तो आप दूसरा स्टाइल सेलेक्ट करके सेट करंट कीजिए, क्लोज कर लीजिए, फिर जब डायमेंशन अप्लाई करेंगे तो इसकी सेटिंग उठाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग एक काम करने वाले हैं, अभी हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड में ही काम करने वाले हैं। कॉपी स्टैंडर्ड को फिलहाल मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूँ उसमें। तो देखिए हमने यहाँ पर ले लिया स्टैंडर्ड। नाउ स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करते हैं। हमेशा जब भी आपको सिस्टम में आपको नए स्टाइल की जरूरत नहीं है, आप सीधा आप स्टैंडर्ड में जाइए या आईएसओ को सेलेक्ट कीजिए एंड मॉडिफाई पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे देखिए ऊपर बता रहा है कि हम स्टैंडर्ड वाला जो प्रोफाइल आपका है उसमें सेटिंग हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें हमको देखो मल्टीपल ऑप्शन नजर आ रहे हैं, लाइंस, सिंबल एंड एरोज, टेक्स्ट, फिट, प्राइमरी यूनिट्स, अल्टरनेट यूनिट्स, टॉलरेंसेस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लाइन से। देखिए लाइंस वाले टैब में देखो अगर हम ध्यान दें देखो दो टैब, दो बॉक्स बने हुए हैं। एक ऊपर ही बॉक्स दिख रहा होगा आपको डायमेंशन लाइन का, और नीचे ही एक आपको बॉक्स दिख रहा होगा बड़ा वाला एक्सटेंशन लाइंस का। देखिए डायमेंशन लाइन क्या होती है, जिसमें आपको डायमेंशन दिख रही है, जिसमें आपका एरो लगा हुआ है, जो आपकी ये वाली जो लाइन है इसे हम बोलते हैं डायमेंशन लाइन। और एक्सटेंशन लाइन कौन सी होती है, ये वाली जो बता रही है कि कहां से लेकर कहां तक की डायमेंशन है, इनको हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। तो पहले सेटिंग कर रहे हैं हम लोग डायमेंशन लाइन की। अब देखिए क्या होता है, कलर पूछ रहा है आपसे, लाइन टाइप पूछ रहा है आपसे, लाइन वेट पूछ रहा है आपसे। देखिए सबसे पहला काम तो ये करते हैं हम लोग कि जैसे कि हम लोगों ने लेयर्स पढ़ी थी, सिमिलर वे में डायमेंशंस की भी हम लोग क्या कर लेंगे, लेयर बना देंगे। लेयर का फायदा ये मिलेगा कि कभी अगर आपको विदाउट डायमेंशन अगर किसी को ऑब्जेक्ट देना होगा तो आप डायरेक्टली लेयर को ऑफ कर कर आप प्रिंट दे देंगे, और जब आपको डायमेंशन के साथ देना होगा तो लेयर्स को हम लोग ऑन कर लेंगे। तो ज्यादा अच्छा ये रहता है कि हम लोग लेयर में ही हम लोग डायमेंशनिंग करें, टेक्सटिंग लेयर में करें, डायमेंशंस लेयर में करें, हैच लेयर में करें। आप अपने ड्राइंग्स में जितनी ज्यादा कैटेगरी बना सकते हैं उतनी कैटेगरी बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको फिल्टर करने में इजी हो। ठीक है, तो कलर हम क्या रखते हैं यहाँ से, बाय लेयर। अदरवाइज अगर आप कलर दे देंगे तो आपकी डायमेंशन देखिए उस कलर की आएंगी, बट हम क्या करने वाले हैं, लेयर बनाने वाले हैं हम लोग, कलर वगैरह सब कुछ लेयर में दे देंगे। तो आप यहाँ पर ले लेंगे बाय लेयर। सेम लाइन टाइप भी हमें क्या चाहिए, बाय लेयर चाहिए, लाइन वेट भी हमको क्या चाहिए, बाय लेयर चाहिए। नाउ अभी देखिए एक्सटेंड बियॉन्ड टिक्स, ये भी हाईलाइट नहीं कर रहा होगा, ये अभी थोड़ी देर में करेगा, बात करेंगे इसके बारे में। बेस लाइन स्पेसिंग, देखिए बेस लाइन स्पेसिंग के बारे में भी मैं अभी जब लोग जब सेटिंग करने के बाद जब हम लोग अभी जब ऑब्जेक्ट पे डायमेंशन अप्लाई करेंगे तब बात करूंगा कि बेसलाइन स्पेसिंग क्या होती है। सप्रेसेस क्या होता है, जैसे आपके जो ये एरो है डायमेंशन जो लगे हुए हैं, देखिए बीच में आपका टेक्स्ट आ रहा है, एक एरो ये लगा हुआ है, एक एरो ये लगा हुआ है, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इनको सप्रेस कर सकते हो, तो गायब हो जाएंगे। तो ये जब आप डायमेंशन अप्लाई करोगे तो खाली बीच में आपको टेक्स्ट नजर आएगा, ये एरोज नहीं आएंगे। तो हमको एरोज चाहिए होते हैं, पता तो चलना चाहिए कि डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक की हो रही है। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन लाइन, इन दो के बारे में बात कर रहा है, इन लाइंस के बारे में जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपको लाइन जो दिख रही है। सेम इनका भी कलर क्या चाहिए, मतलब बाय लेयर चाहिए। लाइन टाइप एक्सटेंशन लाइन 1, लाइन टाइप एक्सटेंशन लाइन 2, जो दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर जगह आप देखेंगे दो आपको एक्सटेंशन लाइन दिखा रहा होगा ये। तो आप इन चाहो तो इन दोनों को भी आप अलग अलग कर सकते हो, बट हम लोग दोनों को क्या कर लेते हैं, सेम बाय लेयर, एंड इसको भी हम लोग बाय लेयर कर लेते हैं। लाइन वेट भी हम लोग इनका बाय लेयर ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग सब कुछ सेटिंग लेयर में करने वाले हैं। इनको भी अगर आप सप्रेस कर देंगे तो ये भी आपके हट जाएंगे यहाँ से, तो इनको देना है। नाउ नेक्स्ट, एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। ये देखिए क्या होता है, अगर हम देखें, देखिए ये जो एक्सटेंशन लाइन है, जो आपने डायमेंशन जो आपको दिख रही है डायमेंशन लाइन, देखिए एरो से थोड़ा सा बाहर निकल रही है लाइन से, एक्सटेंशन लाइन एरो से थोड़ी बाहर निकल रही है, देखिए हर जगह पर। तो देखिए डायमेंशनिंग के कुछ रूल्स होते हैं।
ठीक है। डायमेंशन का रूल हमेशा ये बोलता है कि कभी भी एक्सटेंशन लाइन का बिल्कुल एंड पॉइंट जो है वो एरो के टिप पे नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बाहर निकालते हैं हम लोग, तो कितना आपको इसको बाहर निकालना है वो वैल्यू ये है। नेक्स्ट, नीचे ऑप्शन नजर आ रहा है ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन मतलब अगर आप देखें जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी एक्सटेंशन लाइन है, तो ऑब्जेक्ट पर भी हमारी जो एक्सटेंशन लाइन है वो टच नहीं होनी चाहिए। हल्का सा यहाँ पर भी हम लोग गैप देते हैं इस इन पॉइंट्स पर। तो ये गैप हम लोग क्यों देते हैं, ताकि हमको जब प्रिंट निकालें तो हमको समझ में आए कि हाँ ये जो लाइन है वो डायमेंशन की लाइन है। नहीं तो अगर आप इसको टच कर देंगे तो हो सकता है कि कोई कंफ्यूज हो जाए, कि हो सकता है कि वो माने कि ये लाइन भी आपकी ऑब्जेक्ट की लाइन है। तो हम लोग यहाँ पर गैप देते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे का ऑप्शन और नजर आ रहा है फिक्स्ड लेंथ एक्सटेंशन लाइन। देखिए ये क्या होता है, अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो फिर ये काम नहीं करने वाले, ठीक है ना। ओरिजिन वाला ऑप्शन देखिए काम नहीं करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपसे लेंथ पूछेगा, मतलब जो आप यहाँ पर लेंथ डालेंगे इस एक्सटेंशन लाइन की, जो ये लेंथ है वो आप लेंथ डाल रहे हैं यहाँ पर अभी। तो जनरली हम लोग इसको ऑन नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा इन दोनों के थ्रू काम करते हैं, क्योंकि इससे कई बार क्या होता है समझ में नहीं आता है कि जो डायमेंशन है वो कहां से कहां तक की है। यहाँ पर तो देखिए आपको एक लाइन दिख रही है, तो समझ में आ रहा है कि भाई ये लाइन हमारी है। सोचिए कि यहाँ पर अगर आप हो सकता है छोटा सा स्टेप होता तो हमको समझ में नहीं आया कि ये जो लाइन है वो ऊपर वाले स्टेप की है या नीचे वाले स्टेप की है। तो हमेशा आप इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। तो इतनी सेटिंग करने के बाद हम लोग चलते हैं फिर आगे। अभी इसको ओके नहीं करना है जब तक हम सारी सेटिंग नहीं कर लेते हैं। हम चलते हैं आगे सिंबल एंड एरोज में। तो यहाँ पर देखिए आपको एरो हेड में 3 ऑप्शन नजर आ रहा होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड लीडर। लीडर के बारे में हम लोग बाद में करेंगे थोड़ी देर में। अभी फर्स्ट एंड सेकंड देखिए, आप हर जगह आपको 2 एरोज नजर आ रहे होंगे इस डायमेंशन लाइन में। तो एक एरो यहाँ लगा, एक एरो यहाँ लगा। अभी क्या चल रहा है, बाय डिफॉल्ट क्लोज फील्ड चल रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। सपोज मैंने डॉट कर दिया इसको, तो देखिए डॉट दिख रहा होगा आपको, ये हमें क्लोज फील्ड ही चाहिए। अभी देखिए लाइंस में जब मैं हम गए थे तो ये देखो ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं कर रहा था, एक्सटेंड बियॉन्ड टेक्स्ट जो 0 0 रखा है। ये क्यों हाईलाइट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने एरो हेड एरो लिए हुए, क्लोज एरो लिया हुआ या डॉट लिया हुआ है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आर्किटेक्चरल टिक्स। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे आर्किटेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, अगर जो बिल्डिंग प्लान्स वगैरह या उसमें काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग डायमेंशंस ऐसे भी देते हैं, ये एरो हेड की जगह टिक्स आते हैं। तो अब अगर आप लाइंस में जाके देखेंगे तो अब ये हाईलाइट हो गया होगा। तो अब ये जो वैल्यू है क्या बोल रहा है, एक्सटेंड बियॉन्ड टिक्स, मतलब इस टिक्स से कितना बाहर निकलनी चाहिए आपकी डायमेंशन लाइन। सपोज मैं इसको देता हूँ 0.2, अगर आप देखेंगे देखिए बाहर निकल गई यहाँ से, वापस 0 करता हूँ 0 हो जाएगी, ठीक। तो अगर आप टिक्स में काम कर ही नहीं रहे हैं, एरो हेड में काम कर रहे हैं, तो फिर वो ऑप्शन हाईलाइट नहीं होने वाला है। लीडर की बात करेंगे बाद में। अभी एरो साइज देखिए, एरो साइज क्या होता है, जो आपका एरो है इसका साइज। देखिए एरो का रेशियो तो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर खुद देता है, ठीक है। ये 1:3 का रेशियो चलता है एरो में, मतलब ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लेंथ है ये 1, और जो ये एरो की जो बैक से फ्रंट तक का ये जो है वर्टिकल ये 3 है, मतलब ये 3 और ये 1 होता है, ठीक है। तो ये एरो का साइज पूछ रहा है आपसे। अब देखिए क्या है हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका जो एरो साइज है ये डिपेंड करेगा कि आप किस ऑब्जेक्ट पर डायमेंशन कर रहे हैं। सोचिए अगर आपके ऑब्जेक्ट का साइज ही बहुत छोटा है तो आपका एरो साइज भी ऑब्वियसली कम होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो ऑब्वियसली आपका एरो साइज भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एरो विजिबल होना चाहिए। तो देखिए आपको मैं आइडिया देता हूँ एक, कि अगर आपके ऑब्जेक्ट का साइज 100 के आसपास है, तो अगर आप एरो का साइज 4 या 5 लेके चलते हो तो प्रिंट में और पीडीएफ में एरो का साइज, टेक्स्ट सब कुछ प्रॉपर विजिबल होता है। यानी कि आप इतना समझ सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका 4 to 5% आप एरो साइज और टेक्स्ट ले सकते हैं। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, एरो का साइज और टेक्स्ट की हाइट जनरली हम लोग इक्वल रखते हैं, बराबर होने चाहिए। तो जैसे कि मैंने पीछे रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है 100/70 का, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, एरो का साइज सपोज हम लोग 4 दे देते हैं। तो देखिए जैसे ही आपने एरो का साइज चेंज किया, बाकी की सेटिंग अभी नहीं करनी है, एरो साइज चेंज करते ही सीधा आप टेक्स्ट में जाएंगे। देखिए कि यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो सीधा आप टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर सॉफ्टवेयर पूछेगा आपसे टेक्स्ट की हाइट, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट की हाइट सेम डाल देंगे। हो गया सब कुछ विजिबल। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एरो का साइज और टेक्स्ट की हाइट बराबर रखनी है। तो बाकी सेटिंग करने से पहले मैं आगे जा रहा हूँ लाइंस में, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये होता है, ये होता है, बट हमने कहीं कुछ दिया नहीं है। एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, मैंने आपको एरो का साइज मैंने 4 दिया हुआ है, मैं इसको फिलहाल 1 दे देता हूँ, और बीच में एक गैप जो आपका ऑफसेट में ओरिजिन था सपोज इसको 1 ले लेता हूँ। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि कितना होना है, मैंने जस्ट इसको रैंडमली 1 दिया है। अभी हम लोग जब फर्स्ट डायमेंशन अप्लाई करेंगे तब चेक कर लेंगे कि ये गैप कम तो नहीं हो रहा है, ज्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर कम ज्यादा लगेगा तो वापस से आके हम चेंजेस कर लेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइंग पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बेस लाइन स्पेसिंग मैं आपको पीछे करके ही दिखाऊंगा, जब लोग सेटिंग सारी कर लेंगे तब यहाँ पर हम लोग आएंगे।
तो वापस चलते हैं सिंबल एंड एरोज में, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे। नेक्स्ट इज सेंटर मार्क। सेंटर मार्क क्या होता है, देखिए सर्कल के सेंटर पे आपको मार्क हमें शो करना पड़ता है कि सेंटर है, या आर्क का सेंटर हमको कई बार दिखाना पड़ता है। तो सेंटर मार्क अगर आपने नन किया हुआ है तो आपको कोई मार्क नजर नहीं आएगा। अगर आपने मार्क ऑन किया है तो मार्क आएगा। इस मार्क का साइज क्या होगा, साइज आपको बगल में पूछ रहा है सॉफ्टवेयर, तो इसका भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप अपने टेक्स्ट साइज या एरो साइज के अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं 2-3 के आसपास, जितने में आपको विजिबल करना है, क्योंकि इसका पर्पस जस्ट हमको ड्राइंग में सर्कल का या आर्क का सेंटर शो करना होता है। अगर आप लाइंस को ऑन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर सेंटर लाइन नजर आएगी, बीच में जो आपका मार्क है उसका साइज यही रहेगा, बाकी एक बड़ा सेगमेंट चारों साइड से ऐड हो जाएगा, तो आपको ये सेंटर लाइन टाइप का शो नजर होगा। वर्टिकल बड़ी लाइन आ रही है, फिर छोटे सेगमेंट आ रहा है, फिर बड़ा सेगमेंट आ रहा है, तो ऐसे सेंटर लाइन होती है हमारी। डायमेंशन ब्रेक में हम लोग बाद में आएंगे, अभी नहीं, अभी हम लोग जनरल सेटिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग वापस से आएंगे यहाँ पर एक बार। नाउ आर्क लेंथ सिंबल, देखिए आर्क लेंथ सिंबल क्या होता है, जब हम लोग ड्राइंग में आर्क बनाते हैं तो आर्क में देखिए एक तो आप रेडियस देते हैं, कई बार हम लोग आर्क में लेंथ भी देते हैं, आर्क की एक्चुअल लेंथ, मतलब जो आपकी आर्क है इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, मतलब इसको हम सीधा कर देंगे तो इसकी लेंथ कितनी हो जानी चाहिए। तो जब आप अगर आर्क में जब डायमेंशन देते हैं हम लोग आर्क लेंथ में तो आर्क लेंथ के आगे जो आपका टेक्स्ट आएगा उसका एक सिंबल आपको ऐड करना है नहीं करना है आर्क लेंथ का, वो उसके लिए बोल रहा है, तो दिखाएंगे भी पीछे आपको करके। प्रीसीडिंग में क्या होता है, टेक्स्ट से आगे वो सिंबल आएगा, अबव में क्या होगा, इसके ऊपर वो सिंबल आएगा, और नन में सिंबल नहीं आने वाला है। तो फिलहाल प्रीसीडिंग रख लेते हैं, हम टेक्स्ट जब डायमेंशन अप्लाई करेंगे तब चेक कर लेंगे। रेडियस जॉक डायमेंशन क्या होती है ये मैं अप्लाई करते हुए दिखाऊंगा आपको, लीनियर जॉक डायमेंशन में आपको अप्लाई करते हुए दिखाऊंगा। तो जनरली वैसे लीनियर जॉक जो हाइट है वो 1.5 ही हम लोग रखते हैं टेक्स्ट हाइट के, तभी आपको अभी फिलहाल अभी समझ में नहीं आ रहा कि है क्या, अभी मैं पीछे अप्लाई करूंगा तब आपको समझ में आएगा। नाउ इतना करने के बाद हम लोग चलते हैं टेक्स्ट में। सिमिलर टेक्स्ट स्टाइल, जो आपका जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, जो हमारे नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, इनका फॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, बाकी चीजें क्या होनी चाहिए, उसके लिए सेम टेक्स्ट स्टाइल में देखिए बगल में बॉक्स दिख रहा होगा, ये पीछे छोटा वाला, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल का बॉक्स खुल जाएगा। तो टेक्स्ट स्टाइल में भी आप स्टैंडर्ड में काम कीजिए, फॉन्ट आप एरियल ले सकते हैं, या इस पे क्लिक कीजिए, टी प्रेस कीजिए, तो आपको यहाँ पर देखो टी से रिलेटेड आपके यहाँ पर फॉन्ट दिखा रहा होगा ये, तो यहाँ पर आपको एक फॉन्ट दिखेगा टाइम्स न्यू रोमन, तो जनरली हम लोग इसमें टेक्सटिंग, इसमें हम लोग टेक्स्ट करते हैं, जो हमारे जैसे न्यूज़पेपर में जो फॉन्ट होता है वो यही होता है, ठीक। तो बाकी आपको फॉन्ट का स्टाइल रेगुलर करना है या बोल्ड करना है, तो बोल्ड से मतलब नहीं है, हमको बोल्ड नहीं करना है, हम इसको रेगुलर ही रखते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको हाइट नहीं डालनी है क्योंकि हम हाइट दे चुके हैं टेक्स्ट में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कभी भी यहाँ पर हाइट नहीं डालेंगी, ये हाइट किसी और पर्पज से होती है, मतलब अगर अलग अलग स्टाइल्स में काम कर रहे हो तो हम लोग उसमें काम करते हैं यहाँ पर। तो बस इतना करते हैं, अभी यहाँ पर अप्लाई करके हमने इसको क्लोज कर दिया, मीन्स मैंने सिर्फ फॉन्ट चेंज किया। टेक्स्ट का कलर क्या चाहिए, हमने बोला बाई लेयर, सेम क्योंकि हम लोग लेयर में काम करने वाले हैं। फिल कलर, यहाँ इसको बाई लेयर मत कर देना। फिल कलर का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको बाई लेयर कर देंगे क्या होगा, इसके ऊपर एक कलर फिल कर रहा है एक्चुअली में, एक जो आपका टेक्स्ट है ना उसके ऊपर एक कलर फिल कर रहा है, मीन्स ये जैसा एज अ हाईलाइटर काम कर रहा है ये, तो जरूरत नहीं है, इसको हम डन कर लेते हैं। टेक्स्ट की हाइट हम लोग दे चुके हैं, फ्रिक्शन हाइट्स के लिए भी काम नहीं कर रहा है, हाईलाइट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन में हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में, अगर आपने सारी वगैरह वीडियोस देख रहे हैं तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी थी कि जो हमारी यूनिट्स होती हैं, यूनिट फॉर्मेट जो हमारे होते हैं, वहां पर मल्टीपल ऑप्शन नजर आता है। अगर मैं आपको यहाँ पर प्राइमरी यूनिट्स में जाके दिखाऊं तो अभी डेसिमल चल रहा है, आपने फीट इंच में इंजीनियरिंग में भी काम किया था, अगर आपने आर्किटेक्चर में काम किया हुआ है तो ऐसे केस में देखिए ये यहाँ पर फ्रिक्शन वैल्यू आ रही है, तो ये उसके लिए पूछ रहा है एक्चुअली में, देखिए अब हाईलाइट हो गया होगा ये। कभी आप अगर ऐसा देखें तो इसका स्केल क्या होना चाहिए, इसका स्केल का मतलब टेक्स्ट का जो हाइट है वो इसमें भी सेम रहनी चाहिए क्या, लेकिन अगर आप ये चाह रहे कि नहीं मेन जो आपका है फिट और इंच जो सही आ रहा हो, बट जो आपके फ्रिक्शन में वैल्यू है उसका थोड़ा साइज थोड़ा कम होना चाहिए, सपोज मैं इसको 0.5 कर लेता हूँ अगर, तो ये इसका आधा हो जाएगा, मतलब जो आपने 4 साइज दिया होगा ना 2 का आएगा। बट अगर आपने यहाँ पर डेसिमल या इंजीनियरिंग में काम कर रहे हो अगर आप, तो फिर ऐसे केस में आपको हाईलाइट नहीं करने वाले। फ्रेम अगर आपको इस टेक्स्ट के बाहर चाहिए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, ड्रॉ फ्रेम, देखिए फ्रेम बन के आ जाएगा यहाँ पर, तो फिलहाल मैं इसको ऑन नहीं कर रहा हूँ। प्लेसमेंट, अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि आपका जो टेक्स्ट है इसकी प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमेंशन दे दिए, ऐसे करके डायमेंशन दे दिए हमने, तो अभी टेक्स्ट कहाँ आएगा, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो प्लेसमेंट हमारी पोजीशन होती हैं। अभी देखिए दोनों सेंटर चल रहा है, जनरली सेंटर ही रहेंगी वैसे ये, पर आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं इसे अबव कर दूं, देखिए क्या हुआ, ये टेक्स्ट इससे ऊपर चले गया। अगर मैं इसे कर दूंगा आउटसाइड, देखिए ये बाहर निकल गए सब, तो ये हमको सेंटर में ही चाहिए होंगे। और सिमिलर हॉरिजॉन्टल मतलब देखिए इसको अगर मैं कर दूं एट एक्सटेंशन लाइन 1, तो देखिए इस साइड झुक जाएगा ये, ऐसे 2 कर देंगे उधर चले जाएगा ये, तो ये भी हमको कहाँ चाहिए होगा, सेंटर में चाहिए होगा। तो ये हमारे टेक्स्ट की प्लेसमेंट पोजीशन है हमारी, तो इनको हम लोग सेंटर ही रखते हैं। व्यू डायरेक्शन,
टेक्स्ट कहाँ से विजिबल हो, लेफ्ट टू राइट ही रखना है इसको। अगर आप राइट टू लेफ्ट कर देंगे टेक्स्ट आपका अपोजिट साइड से विजिबल होगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसको हमको लेफ्ट टू राइट ही करना है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हम लोग क्यों करें डायमेंशन। ठीक है, ये माइंड में कभी किसी के आया होगा शायद। ठीक है, देखिए एक्चुअली क्या होता है, अगर हम बात करें ड्राइंग्स बहुत बड़ी बड़ी होती है। बड़ी बड़ी का मतलब क्या है, हमारी शीट जब प्रिंट होके आती है तो बहुत बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं, इस रूम के बराबर भी शीट्स होती हैं। ठीक है, तो सोचिए अगर कोई बहुत बड़ी ड्राइंग है, हम ये चाह रहे हैं कि सपोज जो आपका क्लाइंट है, सपोज वो आपके सामने फ्रंट उस साइड खड़ा हुआ है, उधर उस साइड है, हमारे पास बीच में या टेबल है बड़ा वाला, हमने उसके पास शीट लगाई हुई है। तो अगर क्या होगा, अगर डायमेंशंस हमारी ऐसी है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा ये है, डायमेंशन हम लोग इस साइड से देख रहे हैं, तो जो इधर जो पर्सन खड़ा होगा उसको सारे टेक्स्ट उल्टे नजर आएंगे। तो दिखाने के पर्पज से हम इसको उस समय राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, ताकि उसको सारी डायमेंशंस रीडेबल हों। ठीक, बट जनरल केसेस में ऐसा नहीं होता है, इसको आप लेफ्ट टू राइट ही रखेंगे। ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, देखिए क्या होता है, सपोज आपने टेक्स्ट को अबव कर दिया, तो क्या हो रहा है, आपको लग रहा होगा कि आपकी डायमेंशन लाइन और टेक्स्ट चिपक रहे हैं, आपस में टच हो रहे हैं, तो ये इनके बीच में गैप होता है, तो ये गैप ये है। ठीक है, या आपने इसको जब सेंटर्ड भी किया हुआ है तो भी आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि लाइन जो है वो बिल्कुल 9 पे टच हो रही है, ये लाइन देखो 5 पे टच हो रही है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो डायमेंशन लाइन है वो आपके टेक्स्ट पे टच हो रही हो, तो यहाँ पर आपको गैप देना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली जब डायमेंशन अप्लाई करेंगे तो हम इसको चेंज कर लेंगे, अगर आपको हमें लगा कि भाई टच हो रहा है तो उसको थोड़ा कम ज्यादा चेंज कर सकते हैं हम लोग। टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, भी हॉरिजॉन्टल है, सारे टेक्स्ट हमारे हॉरिजॉन्टल से रीडेबल है। अगर हम इसको अलाइन कर देंगे तो देखिए लाइन के अकॉर्डिंगली आपको जो है सब इंक्लाइन, जैसे आपकी लाइन टेढ़ी है तो देखो ये भी आपका इंक्लाइंड हो गया होगा, ये हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल ही है, ये वर्टिकल तो ये वर्टिकल हो गया। आईएसओ अगर आप ऑन करते हैं, आईएसओ मींस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है एक्चुअली में, आईएसओ का मतलब, आईएसओ की फुल फॉर्म होती है वैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो जनरली हम लोग बात करें इंडिया में, हम लोग आईएसओ स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं और एनएसआई स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स भी हम लोग फॉलो करते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। तो अगर आपको ऐसा टेस्टिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप हॉरिजॉन्टल रखिए। ठीक है, इतना करने के बाद उसके बाद हम चलते हैं आगे फिट पर। अब देखिए फिट क्या होता है, यहाँ पर ये बोल रहा है, आपको क्या बोल रहा है, देखिए इफ देयर इज नॉट इनफ रूम टू प्लेस बोथ टेक्स्ट एंड एरोज इनसाइड एक्सटेंशन लाइन, मींस अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास है कि जैसे ये लाइन दिख रही है आपको, देखिए इस लाइन की लेंथ छूट कम है, तो क्या हो रहा है, एरो और टेक्स्ट दोनों बीच में नहीं आ पा रहे। जैसे यहाँ पर देखिए लाइन की लेंथ ज्यादा थी तो दोनों बीच में आ जा रहे थे। तो इस केस में बात कर रहा है कि अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट है, जो डायमेंशन है, उसमें दोनों एरो और टेक्स्ट दोनों बीच में नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे केस में द फर्स्ट थिंग टू मूव आउटसाइड द एक्सटेंशन लाइन इज, तो ऐसे केस में मैं बाहर किसको भेजूं। तो अभी बाय डिफॉल्ट क्या होने रखा है, आइदर टेक्स्ट और एरोज बेस्ट फिट, सॉफ्टवेयर खुद जज कर रहा है कि कौन सा फिट होना चाहिए बीच में, उसको बीच में रख देंगे, कौन सा बाहर जाना चाहिए उसे बाहर भेज देगा। तो सॉफ्टवेयर ने भी एरो को बाहर भेज दिया। अगर आप बाय फोर्स एरोज करेंगे तो हर केस में एरो बाहर जाएंगे, जैसे भी एरो बाहर गए हैं। अगर आप टेक्स्ट को ऑन करेंगे तो देखिए क्या होगा, एरो अंदर आएगा और टेक्स्ट हमारे बाहर निकल जाएगा। अगर आप करेंगे बोथ टेक्स्ट एंड एरोज को तो दोनों बाहर चले जाएंगे। और अगर आप करते हैं ऑलवेज कीप टेक्स्ट बिटवीन एक्सटेंशन लाइन, तो क्या होगा, कैसी भी कंडीशन हो टेक्स्ट बीच में रहेगा। और अगर एरो बाहर निकल रहे हैं तो अगर आप चाह रहे हो कि उनको सप्रेस करना है तो सप्रेस एरोज इफ दे डोंट फिट इनसाइड एक्सटेंशन लाइन, अगर आप इसको ऑन कर लेंगे तो देखिए एरोज हमारे गायब हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को सोचने देते हैं, सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट ठीक कर रहा है, नहीं तो बाद में आप चेंज कर सकते हैं इसको। नीचे आता है टेक्स्ट प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा है, व्हेन टेक्स्ट इज नॉट इन द डिफॉल्ट पोजीशन, कि मींस अगर जो आपका टेक्स्ट डिफॉल्ट पोजीशन पर नहीं है। अब बात है कि डिफॉल्ट पोजीशन होती कौन सी है, वो डिफॉल्ट पोजीशन है जो आपने आगे दिया है टेक्स्ट में। आपने अभी क्या बोला था सॉफ्टवेयर को कि जो टेक्स्ट की प्लेसमेंट है वो सेंटर सेंटर में होनी चाहिए। बट सपोज कंडीशन ऐसा है कि आपने यहाँ पर बाहर, तो आगे तो आपने बोल दिया कि टेक्स्ट सेंटर में होना चाहिए और यहाँ पर आपने टेक्स्ट को बाहर निकाल दिया, तो अब ये डिफॉल्ट पोजीशन में नहीं है ना। तो इसकी पोजीशन कहाँ होगी इस केस में, बिसाइड द डायमेंशन लाइन, जो दिख रहा है आपको डायमेंशन के बगल में, ओवर डायमेंशन लाइन विद रीडर, ऊपर जाएगा देखो डायमेंशन लाइन की और एक लाइन आ रही है, इसको रीडर लाइन बोलते हैं। और ओवर डायमेंशन लाइन विदाउट लीडर, ऊपर जाएगा बट लीडर लाइन नहीं आने वाली। तो जैसे भी आपको चाहिए होगा आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अभी फिलहाल आयोटेटिव के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए अलग चीज के लिए होता है, ये बात बाद में करेंगे। अब देखिए क्या होता है, या और स्केल हम देख सकते हैं चाहो तो। अब देखिए स्केल क्या होता है, जैसे सपोज सोचिए कभी क्या हुआ कि आपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अपना टेक्स्ट की साइज, एरो का साइज, सारी सेटिंग्स कर ली। ठीक है, आपने डायमेंशन अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपने जब प्रिंट निकाला तब आपको लगा कि यार एरो साइज, टेक्स्ट की हाइट सब बहुत कम हो गए या बहुत ज्यादा हो गए।
तो सबको दोबारा चेंज करना पड़ेगा आपको, दोबारा से आप टैक्स की सेटिंग करोगे, एरो की सेटिंग करोगे, इनके बीच का गैप चेंज करोगे, सब कुछ चेंज करोगे, तो जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपने सब कुछ चेंज किया था, बट हुआ क्या, सब कुछ बड़ा या बहुत छोटा आया है। तो यहाँ पर आप ओवरऑल स्किल चेंज कर सकते हैं। सपोज अभी जितना है मैं चाह रहा हूँ इसका जस्ट डबल हो जाए, तो आप 2 टाइप करके अगर आप एंटर करेंगे जस्ट पूरा ओवरऑल ओवरऑल डबल हो जाएगा। अगर इसको हाफ करना है सब कुछ, टेक्स्ट का साइज, एरो साइज, गैप वैप सब, तो 0.5 कर लेंगे इसको, ठीक है। फाइन ट्यूनिंग में प्लेस टेक्स्ट मैनुअली, इसको ऑन अगर आप करेंगे तो क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट है वो डिफॉल्ट पोजीशन में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि आपके एरो के साथ ये जो आपका टेक्स्ट है वो अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा, और जहां आप अपना एरो को मूव करोगे टेक्स्ट मूव करेगा अकॉर्डिंगली, तो इसको नहीं करते हैं। ड्रॉ डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइन, ये क्या होता है, अगर आप इसको ऑन कर देंगे ना, देखिए ये बताएगा कहां से कहां तक काम, जैसे आर की रेडियस है तो सेंटर यहाँ है तो दिखाएगा ऐसे करके, तो चाहिए या नहीं चाहिए वो आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज प्राइमरी यूनिट्स, यहाँ आते हैं। अब सेम डायमेंशंस किस यूनिट में देनी है, ऑब्वियसली जिस यूनिट में आपने ऑब्जेक्ट बनाया होगा उसी यूनिट में हम क्या करेंगे, डायमेंशंस देंगे। तो डायमेंशंस के लिए आपको यहाँ से, आपने अगर इंजीनियरिंग, अगर आपने बिल्डिंग प्लान्स फीट इंच में बनाया हुआ है तो आप इंजीनियरिंग लेके काम करेंगे फीट इंचेस में, अगर डेसिमल लेके काम किया होगा तो डेसिमल ले लेंगे आप। तो फिलहाल मैं डेसिमल ले लेता हूँ इसको अभी। उसके बाद यहाँ पर क्या दिखा रहा है हमको अभी, ये जो आपका प्रिसीजन है, मतलब पॉइंट डेसिमल के बाद कितने डिग्री तक चलना है, तो अकॉर्डिंगली आपको जितना आपको दिखाना है, जिस अकॉर्डिंगली आपने ऑब्जेक्ट बनाया है अपना, उस अकॉर्डिंगली अपना आप प्रिसीजन वैल्यू देंगे। फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आ रही है इसलिए भी हाईलाइट नहीं कर रहा है ये। डेसिमल सेपरेटर 22.58 दिखा रहा है, देखिए आपको 44.91 दिखा रहा है, देखिए क्योंकि पीरियड ऑन है हमारा, ठीक है। अगर आप इसे कॉमा कर देंगे तो यहाँ पर कॉमा नजर आएगा आपको, अगर आप इसे स्पेस कर देंगे तो कभी स्पेस आएगा, तो इसको हम क्या रखते हैं अभी, पीरियड रखते हैं, यानी पॉइंट आना चाहिए। राउंड ऑफ, अब देखिए राउंड ऑफ क्या होता है, अगर आपको किसी वैल्यू को राउंड ऑफ करना हो, जैसे कि आपको तो अभी क्या दिखा रहा है 22.58, 44.91, अगर मैं चाह रहा हूँ कि डेसिमल के बाद की जो दूसरी डिजिट है वो 5 के मल्टीपल में आ जाए, या तो 5 या 0, जैसे 9 0 है तो 9 1 है तो 9 0 हो जाए, 5 7 है तो 5 5 या 5 या 5 8 है तो 6 0 हो जाए, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप चाहो तो वैल्यूज को राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ प्रेस किया, देखिए टाइप किया 0.05, डेसिमल के बाद दूसरी डिजिट मैंने 5 के मल्टीपल देना चाह रहा हूँ, तो देखिए क्या हुआ, सारी वैल्यूज राउंड ऑफ हो गई, 5 7 था 5 5 हो गया, 5 8 था 6 0 हो गया, तो वैल्यूज को राउंड ऑफ करने के लिए होता है। अगर एक्चुअल देना है आपको तो यहाँ पर कोई वैल्यू टाइप नहीं करनी है, आपको 0 ही रहेगा। प्रीफिक्स, अगर आपको डायमेंशन टेक्स्ट से आगे कुछ लिखना है, एमएम लगाना है या सेंटीमीटर लगाना है, कुछ लगाना है, तो देखिए एमएम लिखा हुआ आएगा, सबके आगे लिखा हुआ आएगा, एंगल के आगे भी आएगा, हम इसको बाद में चेंज कर सकते हैं। लेकिन नाउ सिमिलर, ये आपको आगे दे रहा है और सफिक्स में आपको ये पीछे लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो देना चाहो तो दे सकते हो, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर जैसे आपने सपोज कोई ड्राइंग आपने मिलीमीटर में बनाई है, सेंटीमीटर में बनाई है, तो हम लोग हर डायमेंशन के पीछे एमएम या सेंटीमीटर नहीं लगाते हैं, हम लोग नीचे जब ड्राइंग पूरी बना देंगे तो नीचे हम लोग एक नोट डाल देंगे, ऑल यूनिट्स आर इन मिलीमीटर्स और इन सेंटीमीटर्स, तो वहां पर मेंशन हो जाता है ये। मेजरमेंट स्केल, अब देखिए क्या होता है, जैसे कि आपने अपना ऑब्जेक्ट बनाया, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है डायमेंशन भी उसी साइज की आ रही है, लेकिन सपोज हम ये चाह रहे हैं कि हमको डायमेंशन जस्ट डबल चाहिए या ट्रिपल चाहिए, तो आपको ऑब्जेक्ट को स्केल करने की जरूरत नहीं है, आपके डायमेंशंस को भी आप चाहो तो डबल कर सकते हो डायरेक्टली, ऑब्जेक्ट का साइज वही रहेगा बट डायमेंशंस ऑफ आपको डबल दिखाएगा। जैसे भी आपको देखिए दिखा रहा है 22.58, इस पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको 2 कर देता हूं अभी तो जस्ट डबल हो जाएगा, तो एक्चुअली हमको चाहिए तो इसको 1 रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन आता है एक यहाँ पर जीरो सप्रेशन का। देखिए ये क्या होता है, जैसे सपोज सोचिए, पहले बात करता हूँ ट्रेलिंग के बारे में, लीडिंग के बारे में बात मैं अभी नहीं करूंगा, एक्चुअली आई थिंक ये वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, तो इस डायमेंशंस को हम लोग 2 सेशन में डिवाइड कर लेते हैं। आज हम लोग सिर्फ बात करते हैं सेटिंग्स के बारे में, और नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे इन सेटिंग्स को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो जीरो सेपरेशन में ट्रेलिंग, ये क्या होता है, देखिए जैसे कि अभी तो यहाँ पर कहीं भी जीरो नहीं है, 0.58 दिखा रहा है, पॉइंट, सपोज कंडीशन ऐसी होती कि इसको सपोज मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, देखिए समझाने के लिए। अब देखिए जैसे कि आपको दिखा रहा है 22.60, 44.90, 26.55, तो अगर हम इसको 22.60 ना लिखकर 22.6 लिखें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 44.90 को 9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट 22.55 को 50 नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि एक्चुअल 55 ही है। तो ऐसे नहीं करना कि यहाँ से इसको आप एक 0 कम कर देंगे, तो यहाँ से देखिए 5 कम हो गया, राउंड ऑफ करके 6 कर लिया उसने, तो ऐसा नहीं करना है। हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको सपोज ऐसे 0 नहीं चाहिए तो आप इसकी ट्रेलिंग को मैं
ऑन कर लेता हूं। तो देखिए क्या किया इसने, 9 0 का 0 हटा दिया है, बट 5 5 को नहीं हटाया है इसने, ठीक है ना। तो ट्रेलिंग मतलब पीछे वाले 0 एंड लीडिंग मतलब आगे वाले 0। और सब फैक्टर क्या होता है ये बात मैं करूंगा, अभी नहीं, जब हम अप्लाई करेंगे तब बात करेंगे इनके बारे में। देखिए जितने भी मैं चीजें छोड़ रहा हूँ ऐसा नहीं है कि ये हम लोग नहीं देखने वाले हैं, इनको हम देखेंगे जब हम लोग डायमेंशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नहीं करते हैं फिलहाल इसको ऑन, राउंड ऑफ को फिलहाल मैं हटा देता हूँ, वापस अगेन 0 कर लेते हैं। सेम सेटिंग्स हमारी कहाँ आ रही है, एंगुलर डायमेंशन में, सेम डिग्री में ही चाहिए हमको, ये हमारे एंगल की सेटिंग है 60 डिग्री, सेम प्रिसीजन कितना डिग्री में आपको क्या दिखाना है, एंड सेम सप्रेशन, जीरो सप्रेशन जो यहाँ पर थे 60 पॉइंट समथिंग अगर चल रहा है तो आगे जीरो हटाना हो तो आप हटा सकते हैं। इतना करने के बाद नेक्स्ट चलते हैं अल्टरनेट यूनिट्स पे। ये भी देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अल्टरनेट यूनिट्स क्या होती है, सपोज सोचिए आपने अपनी ड्राइंग बनाई इंजीनियरिंग में, फीट और इंच में आपने ड्राइंग बनाई है, और जब आप डायमेंशन अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपने प्राइमरी यूनिट्स में क्या दिया होगा, इंजीनियरिंग दिया होगा, फीट और इंच में डायमेंशन दे दिया आपने। लेकिन सपोज सोचिए हमें क्लाइंट बोलता है, या जब हम जिसको ड्राइंग दे रहे हैं, सपोज हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिनको फीट इंच में वैल्यूज समझ में नहीं आती हो, एमएम में समझ आती हैं। क्योंकि अगर हम देखें जैसे हमारा नॉर्मली अगर जो हम बिल्डिंग बनाते हैं उसमें जो आपके जो ठेकेदार लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं जनरली, उनको मिलीमीटर समझ में नहीं आता है, उनको समझ में आता है फीट। दरवाजा कितने फीट का होता है, 7 फीट का। अगर आप पूछोगे ना दरवाजा कितने एमएम का होता है, हाइट कितनी होती है, नहीं बता पाएंगे, वो जनरली नहीं पता होता। सिमिलर ऐसे ही केस में अगर बात करें जो हमारे सिविल इंजीनियर्स होते हैं, उनको जनरली एमएम या मीटर्स में समझ में आता है। बट हम ये चाह रहे हैं कि सपोज सोचिए आपने भले ही अपनी ड्राइंग किसी भी यूनिट में बनाई हो, हम ये चाह रहे हैं कि साथ साथ एक यूनिट और आ जाए। मींस जैसे अभी हमने क्या किया है, हमने अभी काम किया है डेसिमल में, सपोज हमने सपोज ये एमएम मान के ड्राइंग बनाई है, हम चाह रहे हैं इंच में भी दिखाइए साथ में। तो ऐसे केस में आप अल्टरनेट यूनिट्स को ऑन कर सकते हैं। ऊपर ये बटन दिखा रहा है, इसको आप ऑन कर लेंगे। देखिए एक यूनिट बगल में और आ रही होगी। ये कौन सी यूनिट चाहिए आपको, सपोज चाहिए इंजीनियरिंग, यानी कि आपने सपोज एमएम में काम किया है, आपको ये फीट इंच में चाहिए। प्रिसिजन सेम जो मैं देखा था इससे पहले। अब देखिए क्या है, देखिए सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि आपने ये एमएम मान के ड्राइंग बनाई है, या सेंटीमीटर मान के बनाई है, या मीटर मान के बनाई है, या क्या बनाई है, ठीक है। क्योंकि हमने डेसिमल लिया है, हम ये बात कर चुके हैं पहले भी। डेसिमल का मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग मिलीमीटर में काम कर रहे हैं, डेसिमल हम लोग तब लेते हैं जब एमएम में, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में काम करना होता है। तो अब ये क्या है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, क्या है, सॉफ्टवेयर को नहीं पता है। तो आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि मल्टीप्लायर जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए। मीन्स अगर आपने इंच में काम किया है तो आपको बताना पड़ेगा सॉफ्टवेयर को कि एक इंच में कितने एमएम होते हैं। अगर आपको सपोज आपने इंच में, फीट इंच में ड्राइंग बनाई है, आपको एमएम में चाहिए, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा कि एक इंच में 25.45 एमएम होते हैं, या सेंटीमीटर में 2.54 होते हैं, तो बताना पड़ेगा। सिमिलर अगर आप एमएम में काम कर रहे हो, अगर आप इंच में देना चाह रहे हो, तो 1/25.45 जितनी वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी, तभी सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा। अगर आपने नहीं किया तो सॉफ्टवेयर इसको गलत कैलकुलेट कर रहा होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप चाहो तो देखिए जो सिविल के स्टूडेंट्स हैं, जो उन्होंने अभी तक ड्राइंग फीट और इंच में बनाई है, चाहो तो एक काम कर सकते हैं। आप एक काम कीजिएगा, रेंडमली एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा सपोज 1 फीट की या 10 फीट की, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिट आप यहाँ पर ले लीजिएगा अपना इंजीनियरिंग डेसिमल, और फिर आपको पता है कि एक इंच में हमारे कितने 25.45 एमएम होते हैं, यहाँ आप टाइप कर लीजिएगा। फिर आप जब आप वहां डायमेंशन अप्लाई करेंगे तो जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू आपको दिखाएगा, तब तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉपर इसको कैलकुलेट इसने कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी राउंड ऑफ सेम वही है जो हमने पहले देखा था प्राइमरी यूनिट्स में, प्रीफिक्स भी वही है, सफिक्स भी वही है, जीरो सप्रेशन भी सारा वही है। प्लेसमेंट हमारी जो ये पीछे की वैल्यू जो आ रही है, ये कहाँ बैक साइड में कहाँ रहे, आफ्टर प्राइमरी वैल्यू, प्राइमरी वैल्यू के बाद रहे, या बिलो नीचे रखनी है। तो ये आप तभी यूज करेंगे जब आपको सेकेंडरी यूनिट देनी होगी, अगर नहीं देनी है तो आप इसको अनचेक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं आगे टॉलरेंसेस में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि टॉलरेंसेस जनरली हम लोग यूज करते हैं मैकेनिकल केसेस में या ऑटोमोबाइल सेक्टर में। सिविल में जनरली हम लोग टॉलरेंसेस नहीं देते हैं, ठीक है। प्लस माइनस में वैल्यूज आती हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन में मैं अभी करूंगा वैसे, बट अभी नहीं, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं जो ये आप जो डायमेंशन का जो टॉपिक है वो खाली सिविल वाले स्टूडेंट्स को या आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को या इंटीरियर स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ। मैकेनिकल वाले, सिविल, आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर वाले स्टूडेंट्स भी में भी सेम सब कुछ होना है। तो नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा कि मैं टॉलरेंसेस वगैरह क्या होनी है, ठीक है। और सब कुछ सेटिंग करने के बाद आप इसको ओके करके जब इसे आप क्लोज कर देंगे, तो आप देखिए जो मैंने डायमेंशन अप्लाई करती है चेंज हो चुकी है। अगर आपको लगा अभी भी कुछ चेंजेस करने हैं, तो हम लोग वापस से जाके, सपोज ये गैप मुझे लग रहा है बहुत कम हो रहा है, तो वापस से आप डायमेंशन स्टाइल में जाइए और मॉडिफाई में जाकर
अगेन कहाँ था वो गैप हमारा, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, ये वाला गैप। सपोज मैंने 2 की जगह इसको 1 की जगह इसको 3 कर लेता हूँ दिखाने के पर्पज से, ना इसे क्लोज कर लेते हैं, देखिए बढ़ गया गैप। ठीक है, तो बाकी मैं डायमेंशन ज्यादा अप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट इसके बाद जो सेशन हम लोग देखेंगे उनमें हम लोग बात करेंगे डायमेंशन हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है गैस, तो आई थिंक इतना ही आज देखते हैं, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी और फिर आप 1 घंटा प्रॉपरली हो सकता है या किसी को टाइम एक साथ नहीं है इतना, तो नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए इस सेशन को हम लोग 2 सेशन में डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट सेशन भी हम लोग अपना 20 मिनट के आसपास रहेगा हमारा, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। तो मीन्स हमारा डायमेंशन पार्ट 1 ये हो गया और नेक्स्ट हमारा डायमेंशन पार्ट 2 में हमारा ओवरऑल डायमेंशंस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब कवर हो जाएंगे, जो हमने अभी छोड़ दिए वो भी, और डायमेंशंस में हम लोग ये सारे ऑप्शन हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। तो ऑब्वियसली अगर आपने इसको देखा हो, अगर ये सेशन आप देखेंगे तो आप नेक्स्ट सेशन मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज फिर सब कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है गाइस, तो आज इतना ही रखते हैं। आई थिंक होप सो आपको काफी चीजें नहीं पता चली होंगी आज, बाकी और हम लोग फिर नेक्स्ट डिटेल में बात करेंगे अगली क्लास में। So thank you so much guys.